हेलो गाइस, वेलकम टू द क्लास। आज हम पीजीटी केमिस्ट्री 2021 में आए हुए एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमसे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी पूछी गई है D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। दो केसेस में पूछा गया है, एक तो वीक फील्ड आइगन के लिए और एक स्ट्रॉन्ग फील्ड आइगन के लिए। तो इस प्रॉब्लम को करने से पहले हम पहले डी ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग को समझेंगे कि स्प्लिटिंग जो है वो क्या होता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, डी सबसेल में 5d ऑर्बिटल होते हैं, जिनको रेस्पेक्टिवली dxy, dyz, dzx, dx² माइनस y² dz² से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या होता है कि जो किसी भी एलिमेंट का जो डी सबसेल होता है वो जब तक स्प्लिट नहीं होता, जब तक कि उसे कहीं से भी जो है एनर्जी गेन नहीं होती है। अब एनर्जी जो है कहाँ से गेन हो सकती है, लाइक अल्ट्रावायलेट रीजन से या किसी भी ऐसे रीजन से जहाँ पे वो रीजन एनर्जेटिक हो, वहाँ से उसे एनर्जी जो है वो गेन हो सकती है। तो अगर मान लीजिए कि हमारा जो डी ऑर्बिटल है, अगर वो किसी भी रीजन में अगर एनर्जी गेन करता है तो उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी, और एनर्जी जब इंक्रीज होती जाएगी तो एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि वो जो डी ऑर्बिटल का जो सेट है, 5d ऑर्बिटल का जो सेट है, वो स्प्लिट हो जाएगा। अब स्प्लिट होने से पहले जो हमारे पास जो 5d ऑर्बिटल्स जो होते हैं, उन्हें हम डी जनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि डी ऑर्बिटल जो होता है, डी जनरेट ऑर्बिटल का जो D5 ऑर्बिटल जो होते हैं, वो स्प्लिट हो जाते हैं टू डिफरेंट सेट्स ऑफ एनर्जी, यानी कि दो अलग अलग एनर्जी के सेट में स्प्लिट हो जाते हैं। जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 3 ऑर्बिटल का एक सेट बना हुआ है जिसे हमने T2g नाम दिया है, और 2 ऑर्बिटल का एक सेट बना हुआ है जिसे हमने EG नाम दिया है। तो यहाँ पे T2g 3 ऑर्बिटल का सेट है जिनकी एनर्जी डी जनरेट ऑर्बिटल से कम हो गई है, और जो EG ऑर्बिटल है इनकी जो एनर्जी है वो डी जनरेट ऑर्बिटल से ज़्यादा है। अगर हम डी जनरेट ऑर्बिटल की एनर्जी को ये मान लें कि ये जो है वो बैरी सेंटर है, इसे हम बैरी सेंटर कहते हैं। तो जो EG जो ऑर्बिटल का जो सेट है उसकी एनर्जी बैरी सेंटर से इंक्रीज हो गई है, और जो TT जो ऑर्बिटल का जो सेट है उसकी जो एनर्जी है वो बैरी सेंटर से कम हो गई है। तो इंक्रीज होने के लिए हम यहाँ प्लस साइन देते हैं और डिक्रीज होने के लिए यहाँ पे माइनस साइन देते हैं। यहाँ पे इन ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी इंक्रीज हो गई है, तो वहाँ पे हमने प्लस DQ लिया हुआ है, प्लस 6DQ, और यहाँ पे जो डिक्रीज होती है उनकी जो एनर्जी है वो माइनस के 4DQ है। तो यहाँ पे जो नेगेटिव सिंबल है वो डिक्रीज इन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, एंड प्लस सिंबल जो है वो इंक्रीज इन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे DQ जो है वो एक्चुअली एक शॉर्ट फॉर्म है डिफरेंशियल ऑफ क्वांटा का, जो कि एक एनर्जी का एक यूनिट है, या फिर इस यूनिट को हम यहाँ पे डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे डेल्टा जो है वो प्लस 0.6 होता है, क्योंकि 10DQ 1 डेल्टा के बराबर होता है। अगर इस डेसिमल नंबर को फ्रैक्शनल में लिखेंगे तो यहाँ प्लस 3/5 भी आ जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो माइनस के 2/5 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो टोटल जो एनर्जी गैप होता है बिटवीन द T2g एंड EG ऑर्बिटल, वो होता है 1 डेल्टा। तो 1 डेल्टा क्या है? 1 डेल्टा इज द एनर्जी गैप बिटवीन द T2g एंड EG ऑर्बिटल, और वी कैन से दैट द स्प्लिटेड सेट ऑफ एनर्जी लेवल, यानी कि जो स्प्लिटेड ऑर्बिटल्स होते हैं उनके बीच का जो टोटल एनर्जी गैप जो होता है वो 1 डेल्टा होता है, और 1 डेल्टा बराबर होता है 10DQ के। ओके, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल, मतलब ये जो हमने स्प्लिटिंग जो सीखी हुई है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए सीखी हुई है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कैसा होता है? मेटल से 4 लाइगेंड जो होते हैं वो एक प्लेन में जो है 90 डिग्री के एंगल से अटैच्ड होते हैं, और एक लाइगेंड प्लेन के ऊपर 90 डिग्री का, प्लेन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, और एक जो लाइगेंड है उस प्लेन से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए नीचे की साइड में अटैच होता है। तो दिस इज द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ पे जो हमने स्प्लिटिंग सीखी हुई है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए ध्यान रखना है कि ये जो स्प्लिटिंग है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए है। तो डी ऑर्बिटल की जो स्प्लिटिंग है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए कैसे होती है? T2g 3 जो हमारे पास ऑर्बिटल का सेट है उसकी एनर्जी यहाँ पे डी जनरेट ऑर्बिटल से कम हो जाती है, और EG की जो है बढ़ जाती है। यहाँ पे T2g और EG की वैसे तो कोई फुल फॉर्म नहीं होती है, लेकिन अगर आप चाहो तो T2g को ट्रिपलेट और EG को एनर्जेटिक भी कह सकते हो। अब हम बात करेंगे कि अगर हमारा कॉम्प्लेक्स अगर टेट्राहेड्रल होता तो हम यहाँ पे इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो स्प्लिटिंग जो होती है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में वो जस्ट अपोजिट होती है टू द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो EG यानी कि 2 ऑर्बिटल का जो सेट है वो तो नीचे आ जाता है, और जो 3 ऑर्बिटल का सेट है यानी कि T2g वो ऊपर पहुंच जाता है, यानी कि
2 ऑर्बिटल की एनर्जी डिक्रीज हो जाती है फ्रॉम द बैरी सेंटर और 3 ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है फ्रॉम द बैरी सेंटर। तो दिस टाइप ऑफ स्प्लिटिंग नोन एज द डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग फॉर द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो अब यहाँ पे T2G ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो +4dq इंक्रीज हो जाएगी और EG ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो -6dq वो डिक्रीज हो जाएगी। अगर यहाँ पे डेल्टा के फॉर्मेट में लिखेंगे तो +0.4 डेल्टा टी आ जाएगा, T फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, और फ्रैक्शन में लिखेंगे तो +2/5 डेल्टा टी, राइट। अब इसी तरह से यहाँ पे इसको नंबर को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो यहाँ पे 10 का डिवाइड कर देंगे तो 0.6 डेल्टा टी आ जाएगा या फिर -3/5 डेल्टा टी आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो टोटल जो एनर्जी गैप है वो 1 डेल्टा या फिर 10 dq के बराबर है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस किस तरह से बनता है, मेटल होता है और मेटल से 4 लाइगेंड जो है वो टेट्राहेड्रली 109.5 अप्रॉक्स एंगल बना करके इस तरह से अटैच होते हैं। सो दिस इज द डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इन द केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो अभी तक हमने यहाँ पे क्या सीखा है, अभी तक हमने यहाँ पे डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग के बारे में सीखा है और यहाँ पे डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग जो है वो कॉम्प्लेक्सेस की स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है कि वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है या फिर हमारे पास टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में T2G ऑर्बिटल की एनर्जी डिजनरेट से कम हो जाती है और EG की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। वहीं अपोजिटली टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है कि EG की एनर्जी जो है वो एनर्जेटिक से कम हो जाती है और यहाँ पे T2G की एनर्जी जो है वो एनर्जेटिक से डिजनरेट से ज़्यादा हो जाती है।